Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम सीरीज आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट्स हम लोगों ने कवर किए हैं उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे लेके आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर आईटी जेई से हो, ठीक है, वेरियस स्टैंडर्ड बुक से हो, हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं ताकि उन सारे कंसेप्ट्स का जो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाए। राइट, तो सारी प्रॉब्लम सीरीज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन के बारे में पता चल पाए। ठीक है क्या? तो आज इसी सिलसिले में हम लोग जेई 2009 का क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोरिलेटेड है। इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका रिलेशन है और आपका स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका यहाँ पे कोरिलेशन है। अब आप यहां से देखिए, हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़े थे क्या? अब देखिए, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उस चीज को कैसे कोरिलेट करते हैं, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर में, पूरे सॉलिड में एक यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कंप्लीट सॉलिड में सेम होगी, उस बारे में हम लोग पढ़े थे। पर यहाँ पे आप देखिए, जो आप लोगों को जे 2009 में क्वेश्चन आया है उसमें कंप्लीट जो सॉलिड स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फेरिकल जो वॉल्यूम है, ठीक है, चार्ज वॉल्यूम है, उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं है, सेम रो नहीं है अक्रॉस ऑल स्पेस ऑफ दिस स्फीयर। तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा आज का। A solid of radius r and a charge q distributed in its volume with a charge density rho is equals to k into r raised to power a, where k and a are constant and r is the distance from its center। ठीक है, k और a कांस्टेंट है और r जो है वो डिस्टेंस है सेंटर से। ये क्या है? चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इट्स वॉल्यूम विथ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये आप देखिए आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अलग अलग रेडियस पे एक डिफरेंट चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है क्या? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय 2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ दैट एट कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो 8 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आर बाय 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं, सपोज करते हैं ये एक स्फीयर है। ठीक है, इसके हम लोगों को पता है इस स्फीयर में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय 2 पे, मतलब इस सेंटर से अगर मैं आर बाय 2 पे जाऊं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, और यहां से अगर मैं आर बाय आर पे जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई एट आर और ई एट आर बाय 2, इनका रेशियो गिवन है ई एट आर डिवाइड बाई ई एट आर बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 गिवन है क्या? ठीक है, वो 1/8 गिवन है, तो उसने एक्चुअली ई एट आर बाय 2 डिवाइड बाई ई एट आर किया हुआ है, उसको 1/8 मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसी जाए, इस के आर रेस टू पावर ए का यूज कैसे किया जाए। मैंने आप लोगों को सॉलिड स्फीयर के केस में बताया था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड कब बोलता था, जब आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था चार्ज का। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मैं तभी बोल पाता था। पर यहाँ पे आप देखिए, पूरे के पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर मैं कैसे गॉस लॉ का अप्लाई करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे रो का यूज लेना पड़ेगा इक्वेशन में, यहाँ पे भी रो का यूज लेना पड़ेगा ई एट आर निकालने के लिए, और ई एट आर बाय 2 निकालने के लिए भी रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ई एट आर में कैसे निकालूंगा? ई एट आर पे एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा, इसके जस्ट सरफेस पे छूती हुई एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लूंगा और बोलूंगा ई एट आर डी ए वेक्टर, इसका कंप्लीट इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई एट आर बाय 2 को मैं कैसे कोरिलेट करूंगा? ई एट आर बाय 2 यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा आर बाय 2 रेडियस पे, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और बोलूंगा डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैंने वहां पे एक एजम्पशन लिया था कि ई एट आर
और ये एट आर बाय टू, इनफैक्ट एजम्पशन नहीं, मैंने प्रूव किया था कि ये रेडियली आउटवर्ड क्यों होंगे, ठीक है, और ये हर पॉइंट पे सेम क्यों होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, पर यहाँ पे तो नहीं है। तो फिर अब कैसे सोचें हम लोग कि इस चीज को मैं बाहर कैसे निकालूंगा, ई आर निकालने के लिए, इस चीज को मैं बाहर कैसे निकालूंगा इस इंटीग्रल से, ये वैल्यू निकालने के लिए, और फिर मैं इसको यहाँ से कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि क्यू एन क्लोज्ड में आपके पास रो की टर्म आएगी, ये रो की टर्म यहाँ पे आएगी आपके पास, ठीक है, और ये ई आर निकाल के मैं इन दोनों को यहाँ पे डालूंगा और फिर उससे ए की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो ये मेरे पास अप्रोच है, इस तरह से मैं इसको अप्रोच करूंगा। लेकिन ई आर और ई आर बाय टू निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इनकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, क्या उस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है क्या। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, देखिए ये जो आपके पास डेंसिटी नहीं है, इस फंक्शन को समझिए, रो इज इक्वल्स टू के आर रेस टू पावर ए, ये जैसे जैसे आर बढ़ रहा है रो की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन किसी एक आर पे उस स्फेरिकल सरफेस जो बनेगी, उस पूरे स्फेरिकल सरफेस में सेम चार्ज डेंसिटी है क्या? अरे वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। सपोज मैं किसी एक आर डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल बनाता हूँ, ये आर डिस्टेंस पे मैं एक स्फेरिकल शेल बनाया, सपोज करते हैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ये स्फेरिकल शेल बनाया मैंने किसी आर डिस्टेंस पे, अब इस स्फेरिकल शेल पे रो कितना हो जाएगा, के आर रेस टू पावर ए, मतलब इस पॉइंट पे जितना भी पॉइंट है ये पूरे के पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका एक कांस्टेंट है जो कि के आर रेस टू पावर ए, क्योंकि के भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट और मैंने आर को भी फिक्स कर दिया है एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, मतलब इस शेल को मैं एक डी आर थिकनेस का शेल बोल देता हूँ, ये एक डी आर थिकनेस का शेल, इस शेल को मैं यूनिफॉर्मली चार्ज शेल बोल सकता हूँ, इस शेल को मैं, क्योंकि इस पे रो कांस्टेंट है, देख लीजिए कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, मतलब हर रेडियस पे जो अलग अलग रेडियस का शेल होगा, ठीक है, अलग अलग आर पे जो शेल बनेंगे बहुत स्मॉल थिकनेस के, वो सब कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी के होंगे, सेम चार्ज डेंसिटी के होंगे। तो हो गया हमारा तो काम खत्म। हमने तो एक स्फेरिकल शेल के लिए बोला हुआ था कि अगर वो स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, और ऐसे ही मल्टीपल स्फेरिकल शेल बनेंगे, एक स्फेरिकल शेल ये बोल दो r बाय टू पे, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल ये बोल दो, एक और स्फेरिकल शेल यहां से एक और बना दो, ऐसे जो अलग अलग r पे स्फेरिकल शेल्स बनेंगे वो सब के सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और इन सब के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगी किसी भी गॉसियन सरफेस पे। और सिंस ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिमेट्रिक है इस सेंटर के अबाउट, किसी भी दो पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी दो पॉइंट में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, इसीलिए मैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम बोल सकता हूं। और यहां से देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये ई आर को मैं बाहर निकाल लूंगा, हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैंने बोला क्योंकि हर स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो सॉलिड स्फेरिकल शेल बना है इन सारे स्फेरिकल शेल से मिलकर बना है, ये जो सॉलिड स्फीयर बना है, ठीक है, और हर स्फेरिकल शेल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और हर शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इन सारे शेल का मिला के भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ई आर का मैग्नीट्यूड मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि सेम होगा, आर कैप इसका डायरेक्शन डॉट डीए वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आर कैप इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई आर मेरे पास आ जाएगा, इंटीग्रल में ये डीए बन जाएगा क्या, ठीक है, ये कौन सी गॉसियन सरफेस है, एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर वाली गॉसियन सरफेस है। क्यू एनक्लोज मुझे पता है क्योंकि मैं सिंस बाहर पे इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाया हूं इस शेल पे, तो टोटल चार्ज एनक्लोज इस शेल के कारण क्यू ही होगा जो टोटल चार्ज स्फीयर का था बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं बोल सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर आ जाएगी आपके पास क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर आ गई, राइट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर बाय टू निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए ई आर बाय टू का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो मैं उसको बाहर निकाल लिया,
ठीक है, दोनों की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, तो फिर से मैं इसको डीए का इंटीग्रल बोल देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से फील आएगी आप लोगों को। क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। अब क्यू एनक्लोज निकालना है मुझे, क्यू बाय टू नहीं हो जाएगा? अरे क्यू बाय टू तो तब होता है जब पूरे के पूरे स्फीयर में कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी होती है रो की, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी रो की, लेकिन रो वेरी कर रहा है, हर रेडियस पे कांस्टेंट है। जैसे इस रेडियस पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, इस रेडियस पे, लेकिन कंप्लीट शेल पे नहीं है, तो क्यू बाय टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्यू एनक्लोज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, स्फेरिकल डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रो कांस्टेंट नहीं है क्या, हर एक आर पे रो कांस्टेंट है, बट पूरे शेल में कांस्टेंट नहीं है। तो उस आर पे, जिस स्फेरिकल शेल का मैंने आप लोग को बोला किसी आर डिस्टेंस पे रो कांस्टेंट था, वहां पे मैं निकाल लूंगा। तो मैं किसी आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर लूंगा, स्फेरिकल शेल, कितना थिकनेस का, डी आर थिकनेस का। तो मैं ब्लू लाइन से बनाता हूं कि मैं यहां से एक डी आर थिकनेस का स्फेरिकल शेल ले लिया, इसके बाद आर डिस्टेंस के बाद ये डी आर थिकनेस का मैंने स्फेरिकल शेल ले लिया। ठीक है, और इसकी थिकनेस मैं बोल देता हूं ये डी आर है। तो इसका वॉल्यूम मेरे पास निकल जाएगा क्या, कितना वॉल्यूम आएगा, अरे कितना वॉल्यूम आएगा, dv इज इक्वल्स टू, छोटा सा वॉल्यूम, 4 पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आर लेंथ पे लिया था, मल्टीप्लाइड बाय डी आर। और इसका जो dq चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज dq, वो मैं बोलूंगा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ये dv है, टोटल चार्ज dq हो गया। इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से r बाय 2 तक, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कहाँ तक है, r बाय 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ ना, तो r बाय 2 तक है ये, तो 0 से r बाय 2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्यू एनक्लोज्ड आ जाएगा। रो बाहर, 4 पाई बाहर। ठीक है, रो कांस्टेंट नहीं है तो रो को बाहर नहीं ले सकते, रो डिपेंड कर रहा है क्या, रो किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, के आर रेज टू पावर ए से, इस तरह से रो डिपेंड कर रहा है, हर आर पे रो अलग अलग है। तो 4 पाई मैंने बाहर ले लिया और के जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया। ठीक है, और 0 से r बाय 2 लिमिट डाल दिया, ये r रेज टू पावर ए, के इंटू आर रेज टू पावर ए मिलकर क्या बन रहा था, रो, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डी आर, ये बोल दिया मैंने। तो 4 पाई के, ये वो के नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये कांस्टेंट है जो इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये r रेज टू पावर a प्लस 2 बन जाएगा। तो इसको मैं बोलूंगा r रेज टू पावर a प्लस 3 बाय a प्लस 3, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। और 0 से r बाय 2 तक आप इसको लिमिट्स लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई k, और यहां से r रेज टू पावर a प्लस 3 बाय 2 रेज टू पावर a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3, ये आपके पास फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है क्या, तो बस ये आपके पास Q चार्ज आ गया। ठीक है, 0 से r बाय 2 तक। तो बस इसको यहाँ पे Q एनक्लोज में रख दीजिए इसको। तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा e की वैल्यू एट r बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया है ना गॉसियन सरफेस का एट r बाय 2, तो उसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, 4 पाई r बाय 2 का स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड कितना है, 4 पाई के r रेज टू पावर a प्लस 3 बाय a प्लस 3 2 रेज टू पावर a प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है क्या, तो आपके पास E एट r बाय 2 जो निकल के आएगी वो आ जाएगी, 4 पाई से मैंने 4 पाई कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, और यहां से ये r बाय 2 का जो वैल्यू है वो यहां से आ जाएगी, देखिए मैं बता रहा हूँ, k बाय a प्लस 3। ठीक है, और ये r बाय 2 में ये पावर 2 माइनस हो जाएगी क्या, तो मैं लिखूंगा r बाय 2 रेज टू पावर a प्लस 1, ये सब पावर स्क्वायर माइनस हो जाएगा इस r बाय 2 रेज टू पावर a प्लस 3 में, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए E एट r मेरे पास क्या आया था, Q आया था। इस Q के टर्म्स में मैंने लिखा था टोटल चार्ज Q, पर इस Q के टर्म्स में मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सारी चीज K और A के टर्म्स में, तो उस Q को भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो इस Q को निकालने के लिए टोटल चार्ज इसी इंटीग्रेशन में, जो मैंने यहाँ से dq निकाला है ना, इसी इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे r रख दूंगा। देखिए इसी इंटीग्रेशन में जब आप यहाँ पे से r रखते हैं तो Q, ठीक है, 0 से r, टोटल Q जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 पाई k। ठीक है, इसी लिमिट्स में बस आपको r रखना है,
तो ये एक्चुअली आ जाएगा r⁻a+3 बाय a+3। ठीक है, बस ये 2 का फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि 0 से r तक आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो बस इस q को यहाँ पे डाल दीजिए आप। तो e एट r ये आपके पास निकल के आ जाएगा 4πk r⁻a+3 बाय a+3 मल्टीप्लाइड बाय 4π r² एप्सिलॉन। ये आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये r² से यहां से इसको काट दीजिए और इसको बोल दीजिए कि r⁻a+1 हो गया। अरे सिंपल मैथमेटिक्स है, ये सब तो आता ही है। 4πk r⁻a+1 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन इंटू a+3, ये आ गया मेरे पास। बस इन्हीं दोनों का रेशियो 8 टाइम्स दिया है। इन्हीं दोनों का रेशियो ऊपर क्वेश्चन में कितना गिवन था? अरे 8 गिवन था, हम लोगों ने यही तो बोला था, ये रेशियो। ठीक है, तो बस मैं इनका रेशियो 8 टाइम्स कर देता हूं। तो देखिए e एट r/2 आपके पास कितना आया? k बाय a+3 r⁻a+1 r/2 ठीक है, तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं e एट r जो आपके पास ये निकल के आया है डिवाइडेड बाय e एट r/2। ये वैल्यू आप लोगों ने कितनी बोली? 4πk r⁻a+1 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन a+3। ये e⁻r है। अब e⁻r/2 आप लोगों ने यहां निकाला हुआ है, k बाय a+3 है क्या? कितना है? k बाय a+3। ठीक है, r/2 r/2 और इसी की वैल्यू आप लोगों को 8 गिवन है। ठीक है, देखिए ये 4π से ये 4π कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इस k से ये कैंसल आउट हो जाएगा। अरे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे? या तो ऐसे सॉल्व कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 4πk r⁻a+1 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन a+3। ये क्रॉस मल्टीप्लाइड में ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर की वो ऊपर चले जाएगी क्या? 2⁻a+1 मल्टीप्लाइड बाय a+3 डिवाइडेड बाय ये टर्म नीचे ही रह जाएगी r⁻a+1 मल्टीप्लाइड बाय k। ऐसे लिख लीजिए, इसकी वैल्यू 8 के बराबर है। ये a+3 कैंसल आउट, r⁻a+1 से r⁻a+1 कैंसल आउट, k से k कैंसल आउट, 4π से 4π कैंसल आउट। ठीक है, यहां से एक एप्सिलॉन की टर्म बच रही है। ठीक है, यहां पे मैंने एप्सिलॉन लिखना भूल गया है शायद। ठीक है, q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन लिखना था क्या मुझे? ये टर्म मैंने नहीं लिखी है। ये टर्म यहाँ पे आएगी आप लोगों के लिए e एट r/2। ठीक है, ये मैंने लिखा, फ्लक्स लिखा था क्या? डिवाइडेड बाय q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। यहां से एक नीचे एप्सिलॉन की टर्म आएगी, मतलब इसके साथ एक एप्सिलॉन भी मल्टीप्लाई होगा। तो बस यहाँ पे एक एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर लीजिए। एरर्स आर इनएविटेबल, ध्यान रखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें एरर्स होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो एरर्स जो है वो छोटी छोटी हो जाती हैं, बस पता रहना चाहिए आप लोगों को कि आपने एरर कहाँ पे की। तो बस यहाँ पे एक एप्सिलॉन की टर्म लिख लीजिए। कहाँ पे एप्सिलॉन की टर्म आएगी? e एट r/2 में डिनोमिनेटर में आएगी, मतलब यहाँ पे आएगी एप्सिलॉन की टर्म, a+3 से मल्टीप्लाई होती हुई, तो यहाँ से एप्सिलॉन लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सब चीज कंसेप्ट मैंने बता दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको सॉल्यूशन सिर्फ मैथमेटिक्स है, सिंपल आप लोगों को कैंसिल आउट करना है। तो ये एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2⁻a+1 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और मुझे पता है इसको मैं 2⁻3 लिख सकता हूं, तो a+1 इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है क्या? बड़ी आसानी से मैंने a की वैल्यू 2 निकाली। बस वो एक सिंपल एप्सिलॉन की टर्म मिस हुई थी। एरर्स ऐसी चीजों में, ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी एरर्स हो जाती है, उसका आप ध्यान मत दीजिए। राइट, तो किस तरह से मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि अगर पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आर रेडियस पे जो शेल बन रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर मैं बोल सकता हूं कि हाँ, जो है रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और गॉस लॉ में ई डॉट डी ए को मैं ई डी ए लिख सकता हूं। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इस लेक्चर को देखने से पहले आप सभी के सभी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस वाला जो मेरा लेक्चर है उसको देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 12 या 13 होगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है क्या?
तो ये था इसका क्वेश्चन। ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू आप बोल देंगे कि वो कितनी है, 2 है ए की वैल्यू। ठीक है क्या? यहां से आपके पास ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास 2 आ जाएगी, राइट। तो किस तरह से अप्रोच किया मैंने क्वेश्चन, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।